वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं हूं रजनीश पाठक और आप हैं आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। विद्यार्थियों, आज हम इस कक्षा में चर्चा करने वाले हैं इन टॉपिक्स पर। इस टॉपिक्स पर पूरे के पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा। यदि आप बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेहद लाभदायक होने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड के विज्ञान विषय का, जो कि मेरे पास आपका ये पुस्तक है। आपके पास भी पुस्तक, कॉपी और कलम, ये तीनों होनी चाहिए। बुक, कॉपी, कलम रखिए, तभी पढ़िए, ज़्यादा फायदा करेगा आपको। हम इसमें चर्चा करेंगे इसका जो पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर के इन टॉपिक की चर्चा इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। इसके पीछे का जो टॉपिक्स है उसको पार्ट 1 एक वीडियो मैंने बनाया है इसी चैप्टर का पार्ट 1, और उसको यूट्यूब पर पहले से अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यहाँ से जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी इसका PDF आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया है। हालांकि इस वीडियो के अंत में मैं फिर एक बार आपको समझा दूंगा। आप तब तक के लिए पेशेंस बनाए रखिए, क्लास में हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने यार दोस्तों के बीच में जरूर वीडियो को शेयर करिएगा। जैसे आप सीख रहे हैं तैसे वह भी सीख पाए। तो आइए हम शुरू करते हैं इस पहले टॉपिक से। हालांकि इसको शुरू करने से पहले जो इसका पहला पार्ट है उसमें से 2 टॉपिक बाय मिस्टेक छूट गया था। एक था कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या प्रक्रिया होती है, और दूसरा टॉपिक था कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होती है। तो इन दोनों टॉपिक्स को पहले मैं कवर करता हूं, उसके बाद इस वीडियो के बाकी टॉपिक्स पे चलता हूं। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया की प्रक्रिया की बात करें, रासायनिक अभिक्रिया की प्रक्रिया की बात करें तो जिस समय रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है उस समय जो अभिकारक होते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो हिस्सा लेते हैं, जो तत्व या यौगिक, उनके अणु और परमाणु जो होते हैं वो टूटते हैं, और टूटने के बाद फिर से एक बार नया बंधन बनाते हैं और बंधन बना के फिर उत्पाद तैयार करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ नए पदार्थ या तत्व बनते हैं, वो उत्पाद कहे जाते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है बीच में अणु और परमाणु के टूटने के, फिर नए बंधन बनाने की। तो ये प्रक्रिया होती है क्या, रासायनिक अभिक्रिया की। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता की। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होती है, ये टॉपिक्स है आपका। इसमें है कि अवस्था में परिवर्तन। विद्यार्थियों, आपने मोमबत्ती जरूर देखा होगा। क्या देखा होगा, ये मोमबत्ती। अब इस मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं ना, जब जलाते हैं तो इसका मोम पिघलता है। क्या पिघलता है, मोम पिघलता है, और मोम में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होता है, इसलिए यह हाइड्रोकार्बन होता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन क्या करता है ना कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ये ऑब्जर्व करता है। बिना ऑक्सीजन का तो दहन संभव है नहीं। तो ऑक्सीजन लेकर यह हाइड्रोजन जो है जब वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है तो ऑक्सीजन लेकर यह H2O यानी जल बनाता है और जलवाष्प के रूप में उड़ जाता है, और ये ऑक्सीजन को लेकर CO2 बनाता है, यानी गैस बनाकर ये भी उड़ जाती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाकर। तो इस तरीके से इस ठोस पदार्थ का, ये जो ठोस पदार्थ था इसका जो है अवस्था बदल गया। किसमें, एक जल के कणों में यानी जलवाष्प के कण में, और दूसरा गैस के कण में। तो अवस्था परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। अगला टॉपिक है इसी में कि रंग का परिवर्तन होता है। किसका परिवर्तन होता है, रंग का परिवर्तन। आपने जंग लगते हुए, जैसे गांव समाज में है क्या ना कि गले में चांदी का हनुमानी, सिकड़ी, हनुमानी वगैरह या दुर्गा जी का फोटो जो भी है वो पहनता है लोग। आप देखिए कुछ समय बाद वो काला पड़ जाता है। काला क्यों पड़ जाता है, क्योंकि जो आपके पास जो चांदी होता है ना, वो चांदी वायुमंडल के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है। रिएक्शन होकर क्या बन जाता है, वो काला कलर का हो जाता है। या फिर आप एल्युमिनियम का, किसका, एल्युमिनियम को ओपन छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन से वो भी अभिक्रिया करके क्या, हरा सा, कैसा, हरा कलर का उस पर आपको दिखेगा। वो छोड़िए लोहा। लोहा जब अभिक्रिया करेगा वायुमंडल में जल से, H2O से, जब ये Fe जब H2O से अभिक्रिया करेगा वायुमंडल के जलवाष्प से, तो ये जंग बना देता है। उसमें क्या बनाता है, और जंग का कलर भूरा हो जाता है। होता है कि नहीं होता, आप देखते हैं कि पीला कलर भूरा कलर का हो जाता है जंग। तो इस तरह से रंग में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसके बाद है गैस का निष्कासन। अब गैस के निष्कासन के लिए समझते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो गैस का निष्कासन कैसे होता है, तो गैस का निष्कासन जब पेड़ जो होता है, पेड़ जब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, एक पेड़ जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और
जड़ से, धरती से खनिज, लवण, ये सब लेकर जब प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, उस क्रिया के फलस्वरूप यह गैस को रिलीज करता है। किस? ऑक्सीजन को रिलीज करता है। यानी इसके अंदर जिस समय भोजन पक रहा होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही होती हैं, उसके आफ्टर, उसके बाद में क्या निकल के आता है? वो ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन, जो हम लोग, जो इंसान, प्राणी जो है वो सांस लेता है। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या? गैस में रिलीज होता है। उसके बाद है तापमान में परिवर्तन। किस चीज़ में परिवर्तन? तापमान में परिवर्तन। अब जैसे चूना गांव में जो पोचारा होता है देखे होंगे, जैसे ही चूना में जल डालेंगे, क्या डालेंगे? चूना में जो है जैसा ही जल डालेंगे हम लोग, और जल डालते ही ये चूना क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ये हीट रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? ऊष्मा भी देता है। क्या देता है? ऊष्मा देता है। तो आई होप आप ये बातें समझ गए होंगे कि ये पिछले जो वीडियो मैंने बनाया था उसके ये दोनों टॉपिक रह गए थे, उसको मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। अब मैं चलता हूँ, आपसे बात करता हूँ इन टॉपिक्स के बारे में जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं इन टॉपिक्स को। यहाँ क्या है? पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण को लिखना। क्या है? रासायनिक समीकरण को लिखना। कैसे रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे बैलेंस करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर रासायनिक समीकरण को कैसे हम ज़्यादा यूजेबल बना सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण से हमें क्या नॉलेज मिलती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, क्या रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या हमें लाभ होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। और यह चैप्टर लगभग आज इस एक वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले एक वीडियो मैंने बना दिया है जिसमें आपको रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, इनके प्रकार, उसके बाद में उनके क्या महत्व है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पर बताया है। तो आइए समझते हैं ये पहला रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। इसके लिए मैं एक रासायनिक समीकरण लिख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूप्रस ऑक्साइड और H2। क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड और H2। जब अभिक्रिया कहेगी तब ये कॉपर अलग होगा और जल बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉपर अलग होगा और जल बनाएगा। तो इस तरीके से मैंने एक समीकरण लिख लिया। क्या लिख लिया? एक समीकरण लिख लिया। अब समझते हैं इसको लिख कैसे सकते थे। तो क्या होता है कि अभिकारकों को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है? समीकरण में बाईं ओर लिखा जाता है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो चीज़ बनता है वो हमेशा दाईं तरफ लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? दाईं तरफ। इसके बीच में एक तीर का निशान होता है। इसके बीच में, यानी अभिकारक और प्रतिफल के बीच में एक तीर का निशान होता है जो किधर होता है? प्रतिफल यानी प्रोडक्टों के तरफ होता है, उत्पादों के तरफ होता है। और यह अभिक्रिया की दिशा को बताता है। किसे बताता है? अभिक्रिया की दिशा को बताता है। अभिकारक यदि एक से अधिक हैं तो इनके पहले धन का चिन्ह दिया जाएगा, और उत्पाद भी यदि एक से अधिक हैं तो इसके पहले भी धन का चिन्ह दिया जाएगा। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को लिख लिया जाता है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। विद्यार्थियों, आपने कक्षा 9 में द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पढ़ा होगा। अब क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण, एक बार मैं इसको और आपका रिवीजन करा देता हूँ। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या तात्पर्य है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, पूरे ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान है वो हमेशा नियत रहता है। यदि कहीं कोई लकड़ी, जैसे पृथ्वी को ही ले लें, यदि पृथ्वी पर कहीं कोई लकड़ी जल रही है तो वो लकड़ी जलेगी तो उसका राख बनेगा, कुछ उसमें से धुआं निकलेगा, कुछ गैस रिलीज होंगे। लेकिन वो लकड़ी ऐसा नहीं है कि जल के विलीन हो जाएगा और उसके बाद कुछ नहीं निकलेगा। जो निकलेगा उस लकड़ी के द्रव्यमान के बराबर उसका भी द्रव्यमान वायुमंडल में, ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं उपलब्ध होगा। ठीक, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब ये कलम है, अगर इसको इस समय हम डिस्ट्रॉय करें तो इसी ब्रह्मांड में ये कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पर रहेगा। अगर पृथ्वी से कहीं इसको पलायन कर दिया गया ऊपर तो कहीं ना कहीं जाकर ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं ये अवेलेबल रहेगा। मतलब पूरे ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा ही नियत रहता है। ये बात कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का बात मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें रासायनिक समीकरण का महत्व पढ़ना है। अब ये जो रासायनिक समीकरण मैंने लिखा है, इस रासायनिक समीकरण में आप देखिए कॉपर यहाँ 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है। यहाँ भी कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। यानी यहाँ पे परमाणुओं की संख्या समान है। क्या है? परमाणुओं की संख्या समान है, अतः इनका परमाणु द्रव्यमान भी समान होगा। तो एक रासायनिक समीकरण इस परमाणु द्रव्यमान के संरक्षण को सिद्ध करता है
कि अभिक्रिया के पहले जो भी परमाणु, जितने भी परमाणु हैं, उनका जो द्रव्यमान होगा वो अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद होंगे उनके द्रव्यमान के बराबर होगा। क्या होगा? उनके द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को यह सिद्ध करता है। यह एक रासायनिक समीकरण का क्या है? महत्व है। अब चलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कहाँ? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की तरफ। तो आइए अब हम समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं, कैसे समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। हमने यहाँ पर दो रासायनिक समीकरण लिखा है, एक ये और दूसरा यहाँ। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबको मैं घेरे में कर लेता हूँ। क्या करता हूँ? एक बॉक्स में कर लेता हूँ, ताकि इसके बीच में आप इसके अंदर कोई छेड़खानी ना कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर छेड़खानी करने से इन तत्वों का जो अनुपात है वो बदल जाएगा, परमाणु अणुओं का अनुपात चेंज हो जाएगा और वो चीज़ नहीं बन पाएगा जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। अभिक्रिया जो आप कराना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। इसलिए इनके अनुपात को स्थिर रखा जाता है जो यहाँ पर दिए गए हैं अंदर फार्मूला के अंदर। तो सबसे पहले हम इसके बॉक्स को कर लेंगे बंद, और बॉक्स को बंद करने के बाद में हम उसके बाद देखेंगे कि कौन सा ऐसा परमाणु है जिसकी संख्या सबसे अधिक है। तो किस परमाणु की? देखिए क्या इसकी है 3, सबसे अधिक ये ऑक्सीजन 4 की दिख रही है। तो इसी को पहले हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? इसको पहले संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो इस ऑक्सीजन को 4 करने के लिए कदापि यहाँ पर नहीं लिखेंगे, कभी यहाँ नहीं लिखेंगे 4। हम 4 कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। जैसे ही हमने 4 यहाँ लिखा, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन साथ साथ हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 8 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। अब हाइड्रोजन 8 होने की वजह से हम हाइड्रोजन को भी क्या कर लेते हैं? संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो क्या इसके पहले मैं 4 लगा दूँ? 4 दूनी फिर 8 हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन इधर भी संतुलित और इधर भी संतुलित। क्लियर? और ऑक्सीजन यहाँ भी संतुलित, इस साइड में भी जितना है उतना ही इधर भी है। अब रहा Fe। क्या रहा? Fe। तो Fe3 माने Fe जो है वो 3 इधर है, तो Fe को 3 इधर कर देंगे। तो हमारा संतुलित समीकरण क्या बना? 3Fe 4H2O, उसके बाद Fe3O4 4H2। ये हमारा समीकरण बन के हमारे पास आया। तो ये क्या हुआ? संतुलित है, और ये असंतुलित समीकरण था। अब इसे संतुलित करके देखते हैं। यहाँ पर KClO3, यहाँ O3 3 है और यहाँ O2 क्या है? 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। क्या बंद कर देते हैं? हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, ताकि अंदर कोई छेड़खानी ना कर सके हम। अब गिनेंगे कि किसके परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या सबसे अधिक है, तो इसे चेंज कर लेते हैं। अब समय अभिक्रिया के पहले अभिकारक जो है, ये अभिकारक जो है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 3 है। अब ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 3, लेकिन इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो हमको अगर 3 बराबर 2 लिख दिया जाए और कहा जाए अब इन्हें बराबर करके दिखाइए, तो जो इधर है ना, इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ये था इससे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 बराबर 6 हो गया कि नहीं? तो बराबर करने के लिए इधर जो ऑक्सीजन 3 है और इधर 2 है, तो इनके पहले हम क्या लगा देते हैं? इनके पहले हम, यहाँ 3 है तो इधर 3 लगा देंगे, और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे। क्लियर? ऐसे करने से ऑक्सीजन इधर भी 6 और इधर भी 6 हो गया। लेकिन इधर ये जो पोटेशियम और क्लोरीन की जो संख्या है वो 2 हो गए, और इधर 1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो संतुलित समीकरण क्या बन के आया? 2KClO3 2KCl प्लस 3O2। ये क्या बन के आया? संतुलित समीकरण। तो आई होप आपको संतुलित समीकरण को संतुलित करना आ गया होगा, समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि रासायनिक समीकरण को हम उपयोगी कैसे बना सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को हम और उपयोगी कैसे बना सकते हैं, कैसे अपने लिए ज़्यादा यूजेबल बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जिंक, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ZnSO4 और H2, ये लिखा हुआ है। अब इसे मैं कैसे और ज़्यादा उपयोगी बना सकता हूँ, ये पहले देख लेते हैं संतुलित है कि नहीं है। यहाँ पर जिंक 1 है, जिंक इधर भी 1 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, H2 2 है और H2 यहाँ पर यानी हाइड्रोजन 2 है, जिसका मतलब समीकरण क्या है? संतुलित है। तो इस संतुलित समीकरण को और उपयोगी कैसे बना सकते हैं?
तो देखते हैं क्या है कि ये जिंक क्या है, एक सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। होता क्या है कि सॉलिड के लिए यानी ठोस के लिए जब अभिकारक या फिर उत्पाद यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो भी तत्व और यौगिक है वो उनमें से जो सॉलिड होगा, ठोस होगा, उनके लिए उनके बगल में एस लिखेंगे। फिर जो द्रव होगा यानी लिक्विड होगा, उनके लिए उनके बगल में क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। जो गैस होगा उनके लिए उनके बगल में जी लिखेंगे। और जो जलीय पदार्थ होंगे, क्या होंगे? जलीय पदार्थ होंगे, उनके लिए उनके बगल में क्या लिखेंगे? ए क्यू। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें उनके बगल में लिख के और इनसे हमें पता चल जाता है, अगर ये चीज़ लिखी रहे तो हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ ये क्या है, ये तत्व ठोस है। तो इसके बगल में अगर एस लिख दिया जाए तो आप समझ जाएंगे कि और ये ठोस है। अब आते हैं ये H2SO4 एक अम्ल, ये एक्वेरियम है, तो AQ लिख देंगे इसके बगल में। यहाँ पर ये भी AQ और ये H2 क्या है? एक गैस है, तो इसके बगल में हम क्या लिख देंगे? G लिख देंगे। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए, और ये जो गैस है ना, गैस एक और चीज़ समझ लेते हैं कि इसके बाद जो गैस रिलीज हो रहा है, हम कैसे बताएंगे कि ये गैस रिलीज हो रहा है? तो ये H2 जो है ना, H2 अगर इसको हम यहाँ फिर से लिखते हैं कि Zn+, अब Zn है तो जो पहले से लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं। एक मिनट, Zn+ H2SO4 फिर ZnSO4 और H2 हमने लिखा। क्लियर? अब इनके लिए जो यहाँ लिखा हुआ है ये सॉलिड AQ और ये गैस लिखा हुआ है। अब हमें बताना है कि ये गैस रिलीज हो रहा है, तो ऐसे तीर का चिन्ह एक लगा देंगे ऊपर की तरफ गैस के तुरंत बाद। क्लियर? तो इस तरीके से हमें क्या पता चलेगा कि ये जो गैस है वो रिलीज हो जा रहा है। क्लियर? अब यहाँ आते हैं कि ये रासायनिक समीकरण, एक कार्बन जो होता है, जो चारकोल होता है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि जलाया जाए तो वह क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और साथ साथ जलाने पर ऊष्मा भी तो देता है, देता ही नहीं देता है। तो यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें ऊष्मा की प्राप्ति हो रही हो तो हम अभिक्रिया के बाद यानी उत्पाद के साथ साथ प्लस ऊष्मा भी लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों गैस है। यहाँ पर भी आप, ये सॉलिड है और ये क्या है? गैस है। क्लियर? और इसके बाद बनने वाला ये गैस है, तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है, ऊष्मा दिया जाता है इनमें, तो 2NO बनाता है। क्या बनाता है? 2NO बनाता है। तो ये जो अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित कर रही है, ये अभिक्रिया, इस तरह की अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं और इस तरह की अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया का फलस्वरूप ऊष्मा का रिलीज कर रहा है ऊष्मा को, और ये ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है अभिक्रिया के लिए, तो इसलिए ये ऊष्मा शोषी है और ये ऊष्मा क्षेपी है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण से, जो भी रासायनिक समीकरण होता है उससे हमें किस किस चीज़ की जानकारी मिलती है। यदि रासायनिक समीकरण इस तरह से लिखा हुआ हो तो हमें सबसे पहले तो यही जानकारी हो जाएगी कि कौन सा तत्व किस तरह का चीज़ है, कौन सी अवस्था में पाया जाता है, पहली जानकारी मिली। उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि कौन सा तत्व, कौन सा तत्व है। जैसे Zn लिखा हुआ है, इसके सूत्रों और संकेतों से हमें ये पता चल जाता है कि ये जिंक है। ये H2SO4 लिखा है, इसके सूत्रों और संकेतों से हमें पता चल रहा है क्या? कि यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक उसी तरीके से इधर भी सारी चीज़ें हमें क्या चल रही हैं? पता चल रही हैं। उसके बाद अगला क्या पता चलता है कि इनके अनुपात पता चलते हैं कि ये कितने हैं, जिंक कितने हैं, जिंक के जो परमाणु हैं वो कितने हैं, तो पता चलता है, ये भी पता। उसके बाद इनके द्रव्यमान का अनुपात भी पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक रासायनिक समीकरण से पता चलती हैं, इनकी जानकारी हमें मिलती है। फिर देखते हैं रासायनिक समीकरण से उपयोग से लाभ क्या है। अब रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ क्या है? देखिए कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो तो उसे यदि आप सेंटेंस में बोलते हैं तो 2-3 लाइन में हो जाएगा, और 2-3 लाइन आपका समय भी लेगा लिखने में, इंक भी लेगा और कागज़ पे जगह भी लेगा, है कि नहीं, और अनकंफर्टेबल भी फील होगा लिखने में देरी की वजह से। अगर रासायनिक समीकरण इस तरह से लिख दिया जाए तो एक तो कम जगह लेगा, ये लाभ होगा आपको, फिर आपका समय कम लगेगा लिखने में, ये लाभ होगा, और इसके बारे में हर एक चीज़ पता चलेगा, ये भी लाभ होगा आपको। क्लियर? तो इन सब चीज़ों का लाभ होता है एक रासायनिक समीकरण लिखने से। उसके बाद इनके तत्वों को आसानी से हम पहचान सकते हैं एक रासायनिक समीकरण लिखने से। क्लियर? अब आगे समझते हैं, अगला है यहाँ पर कि रासायनिक समीकरण के
प्रकार। क्या है रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो आइए अब हम रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में समझते हैं। तो अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे रासायनिक अभिक्रिया के 8 प्रकार। इन रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके अलावा 2 और अभिक्रियाओं के प्रकार मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, वो पिछले वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, उनको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। तो आइए हम चलते हैं इसके पहले रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। क्या नाम है उसका? संयोजन अभिक्रिया। क्या? संयोजन अभिक्रिया। इसी को कहते हैं संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक। और दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, जिसको अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों के दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, इसलिए एक साथ समझने में ज़्यादा मजा आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया। संयोजन शब्द से ही समझ में आता है कि संयोग हो रहा है, कुछ न कुछ जुड़ने से बन रहा है। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक किन्हें कहते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर अभिक्रिया के फलस्वरूप एक एकल उत्पाद बनाते हैं, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया। यहाँ ये बिना बुझा हुआ चूना है, जिसका हम अभिक्रिया जल के साथ करा रहे हैं। उसके बाद एक बुझा हुआ चूना हमें प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? बुझा हुआ चूना प्राप्त हो रहा है। तो आई होप आप संयोजन अभिक्रिया समझ गए होंगे। अब समझते हैं वियोजन अभिक्रिया। यहाँ क्या होता है? एक एकल अभिकारक, एक ही अभिकारक जो होता है, अपने आप को तोड़कर, यानी इसका विखंडन होता है और ये टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाता है। जैसे ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूट रहा है और टूट के ये बिना बुझा हुआ चूना और CO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी उत्पाद 2 बन रहे हैं। वियोजन यानी टूटना, अपघटन। तो ये टूट के ये जो बन रहा है, तो इस तरीके के अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो आइए अब समझते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट कहिए या एकल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एकल विस्थापन है, या फिर विस्थापन कहिए, वहीं से में। अब इसे समझते हैं क्या होता है कि विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब किसी परमाणुओं या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा, इसमें से जो परमाणु, किसी एक परमाणु को विस्थापित करने की जो अभिक्रिया होती है, जिस अभिक्रिया में ऐसा होता है, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझिए, यहाँ पर ये लोहा है, इस लोहा के द्वारा ये जो कॉपर सल्फेट है, इसमें से कॉपर को विस्थापित कर दिया गया है। किया गया है कि नहीं? यहाँ पर ये Fe जो है, इस सल्फेट के साथ यहाँ पर फिर फेरस सल्फेट बना लिया और इसमें से कॉपर को विस्थापित कर दिया गया। क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसके अगले पार्ट को देखते हैं, ये 4 नंबर, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ क्या है कि यहाँ पर देखिए, ये है सोडियम सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड। अब ये इसमें क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में कि यहाँ पर जो परमाणु और परमाणुओं के समूह जो होते हैं, जो तत्व या यौगिक होते हैं, वो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो एक दूसरे से परमाणुओं का आदान प्रदान कर लेते हैं, एक दूसरे से उनका विस्थापन कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं। तो इसलिए द्विविस्थापन, क्योंकि दोनों तरह के जो अभिकारक हैं ये दोनों कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? द्विविस्थापन है। कैसे? अब यहाँ पर है ये सोडियम सल्फेट और ये है बेरियम क्लोराइड, और इसका सल्फेट और इसका बेरियम ये दोनों आपस में मिला और बेरियम सल्फेट बना लिया। क्लियर? इसका सोडियम और इसका ये क्लोरीन, ये दोनों का दोनों मिला और सोडियम क्लोराइड बना दिया। क्लियर? तो इस तरीक़ा से क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये क्लोरीन और ये सब मिलके क्या बना दिया? NaCl बना। इस तरीके से ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आइए अब हम समझते हैं मोस्ट VVI अभिक्रिया। इसके बारे में ना, ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में वैरी करता है, बहुत सारी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। नाम क्या है कि उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। समझ में आ रहा है आपको? ये वही अभिक्रिया है जो ऑक्सीकरण अवकरण के नाम से आप जानते हैं, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। किससे? रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से इसे भी
जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, और ये दोनों अभिक्रिया जहाँ भी होते हैं एक साथ होते हैं। क्या होते हैं? एक साथ होते हैं। अब आइए समझते हैं क्या है। यहाँ देखिए, ये है क्यूप्रस ऑक्साइड और ये क्या है? हाइड्रोजन है। ये जब आपस में अभिक्रिया करिए तो जल बनाए और कॉपर बनाए। क्या बनाए? जल बनाए और कॉपर बनाए। तो अपचयन यहाँ इसलिए हुआ। अब देखिए, अपचयन और उपचयन यानी इन्हें हम समझ लेते हैं, फिर ये आसानी से हम समझ पाएंगे। आइए, दिया हुआ है ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी उपचयन। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही उपचयन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपचयन भी कहा जाता है। उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीकरण उसमें होता है जहां ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो। ऐसी अभिक्रिया, हाइड्रोजन का निष्कासन हो या ना हो, लेकिन ऑक्सीजन का संयोग जरूर होना चाहिए, तभी वो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। तो यहाँ हाइड्रोजन कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है, तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहलाएगी? ऑक्सीकरण। अब यहाँ पर है अवकरण। क्या है? अवकरण। अवकरण अभिक्रिया क्या है? ये 2H2 यानी जल जो है, ये हाइड्रोजन। अवकरण अभिक्रिया क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का निष्कासन हो। हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का निष्कासन हो। ऑक्सीजन का निष्कासन हो या हो ना हो, हाइड्रोजन का संयोग जरूर हो रहा हो। अब यहाँ देखिए, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है कि नहीं? करके क्या बना रहा है? जल बना रहा है। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। इसे आप समझ गए होंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया। अब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हैं। यहाँ पर ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही। कैसे? यहाँ से ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया, और ऑक्सीजन का जहाँ भी निष्कासन हो गया वो क्या होगा? अपचयन होगा, यानी अवकरण होगा। क्या होगा? अवकरण होगा, रिडक्शन अभिक्रिया कहलाएगा। तो ये यहाँ पर जो हो रहा है यह अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। और यहाँ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ इस ऑक्सीजन का संयोग होकर H2O बन रहा है, इसलिए यह अपचयन अभिक्रिया हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये हो गया। इसमें दो चीज़ समझ लेनी जरूरी है कि अवकारक क्या है और ऑक्सीकारक क्या है। क्या है? अवकारक और ऑक्सीकारक को समझ लेना है। देखिए, होता क्या है ऑक्सीकारक? जिस तत्व या यौगिक का अवकरण हो रहा हो, क्या हो रहा हो? अवकरण हो रहा हो, वह ऑक्सीकारक होगा। ध्यान से सुनिएगा, जिस तत्व और यौगिक का अवकरण हो रहा हो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। अब कैसे? यहाँ पर अवकरण किसका हो रहा है भाई? तो अवकरण इस कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये ऑक्सीकारक हुआ। क्या हुआ? CuO। ये क्या हुआ? ये ऑक्सीकारक हो गया। क्यों? क्योंकि इसका अवकरण हो रहा है। अवकरण, अपचयन, अवकरण सब सेम बात, सेम ही है। ठीक, इसका क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। तो जिस भी तत्व या यौगिक का अवकरण हो रहा हो वो ऑक्सीकारक कहलाता है। और अवकारक, अब अवकारक क्या होता है? तो जिस भी तत्व या यौगिक का ऑक्सीकरण हो रहा हो, क्या हो रहा हो? ऑक्सीकरण हो रहा हो। अब यहाँ देखिए, ऑक्सीकरण मतलब जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा हो। इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है ना? तो इस तत्व का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ये ऑक्सीकारक कौन होगा? H2 होगा। कौन होगा? H2 होगा। तो आई होप आप इस चीज़ को जरूर समझ गए होंगे कि अपचयन उपचयन अभिक्रिया क्या है। इसी को अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया, और एक साथ मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। दोनों अभिक्रियाओं को अलग अलग भी हमने समझ लिया, और इनमें ऑक्सीकारक क्या होता है, अवकारक क्या होता है, ये भी हमने समझ लिया। आइए अब समझते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और क्षेपण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इन सभी के बारे में समझते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया का किसे कहते हैं? कि जब अम्ल और भस्म यानी अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। क्या करते हैं? आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद में लवण और जल देते हैं। क्या देते हैं? लवण और जल, यानी नमक और पानी देते हैं। तो उस तरह के अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं, ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है अम्ल। ठीक,
और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है क्षार, या इसे भस्म हम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार या भस्म। जब ये दोनों अभिक्रिया किए तो इन्होंने पोटेशियम क्या बनाया? पोटेशियम सल्फेट बनाया। क्या बनाया? पोटेशियम सल्फेट बनाया। और ये क्या है? एक लवण है। क्या है? एक लवण है, यानी नमक है, मानेंगे तो लवण है। और H2SO4, ये H2O यानी क्या बनाया? जल बनाया। तो इसका सूत्र परिभाषा क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया का, कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया। यहाँ पर समझिएगा, ये है सोडियम क्लोराइड, ये है सिल्वर नाइट्रेट। ये दोनों जब आपस में संयोग कर रहे हैं तो ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बना रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके और अभिक्रिया के फलस्वरूप जब अवक्षेप बनाते हैं, जब अपशिष्ट पदार्थ बनाते हैं, तो उस तरह के अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस तरह के, अब यहाँ पर NaCl और पोटेशियम, ये सिल्वर नाइट्रेट है। अब ये दोनों अभिक्रिया करके यहाँ सिल्वर क्लोराइड का एक अवक्षेप बना दिए। क्या बना दिए? अवक्षेप दिखाने के लिए तीर को नीचे की तरफ दिखाया जाता है और गैस दिखाने के लिए तीर को ऊपर की तरफ दिखाया जाता है। अब जैसे O2 गैस है तो यहाँ तीर हम ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया। और सोडियम नाइट्रेट बनाया। तो इस तरह से अवक्षेपण अभिक्रिया आप समझ गए। अब हम समझते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो प्रकाश जब सूर्य जो उदित होता है और पेड़ पौधा जो होता है, प्रकाश सूर्य का ग्रहण करता है। बिना सूर्य के प्रकाश का 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जल के अणु को लेकर ये ग्लूकोज नहीं बना सकता। क्लियर? तो इस तरीके से क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य का प्रकाश मस्ट होता है, होना चाहिए। ठंडी के दिनों में जब खूब ठंडा पड़ने लगता है ना, तो पेड़ पौधे बाकी सब सूखने लगते हैं, पत्ते सूख जाते हैं, पेड़ पौधे के पत्ते झड़ जाते हैं, मतलब एकदम से बहुत सारे पेड़ मर भी जाते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते और बिना सूर्य के प्रकाश के यह अभिक्रिया संभव नहीं है। तो इस तरह के अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक साथ अंधेरा में रख दीजिए, वो अभिक्रिया नहीं करेगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर आप एक साथ रख दीजिएगा तो यह अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इसे सूर्य का प्रकाश आप दीजिएगा, सनलाइट दीजिएगा, तो ये क्या करेगा? ये अभिक्रिया करके HCl बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देगा। तो आई होप आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को। तो ये थी 8 के 8 अभिक्रियाएँ। अब हम समझते हैं अगले टॉपिक को। तो अगला टॉपिक है संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण जिसको इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं। आपने हम लोहा में जंग लगते देखा होगा, तांबे में हरा रंग का जंग लगते देखा होगा, या फिर एल्युमिनियम में भी काले या हरे रंग का जंग लगते आपने देखा होगा, या फिर जो चांदी हम पहनते हैं, चांदी की सिकड़ी जो पहनते हैं, या फिर चांदी का आप हनुमानी पहनिए, चांदी का दुर्गा जी का पहनिए, या कोई कुछ भी चांदी का पहनिए आप, तो वो क्या हो जाता है? वो काला पड़ जाता है। काला क्यों पड़ जाता है? तो वो ऑक्सीजन वगैरह से और वायुमंडल के जल से क्या करता है? वायुमंडल के जो भाप जो हैं, जो वाष्प हैं, जल वाष्प हैं, उनसे जल के कण से संपर्क में आकर इस तरह की विकृतियाँ उसमें आ जाती हैं। तो जो संक्षारण होता है, कोरोजन होता है, तो वहीं यानी लोहे का जंग लगना, चांदी पर जो वो काले रंग का पड़ जाना, तो ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएँ होती हैं ना, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहा जाता है। अब देखते हैं विकृत गंधिता। इसकी इंग्लिश होती है फाउल स्मेलिंग। विकृत गंधिता की इंग्लिश होती है फाउल स्मेलिंग। होता क्या है इसके अंदर? देखिए, जब खाने वाले सामान को, किसको? खाने वाले सामान को, जो भी खाना खाया जाता है उसमें तैलीय पदार्थ बनता है, तेल लगा के बनाया जाता है, वसायुक्त होता है। वो जब ओपन में रह जाए या फिर लंबे समय तक रह जाए, तो लंबे समय तक रहने के कारण वो उपचयित हो जाता है, यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन होने के कारण वो अपने गंध को त्याग देता है, यानी उसके अंदर का जो गंध है वो समाप्त हो जाता है और एक विकृत गंध, जिसे हम गंध लेने के बाद उल्टियाँ हो जाए या फिर खाने के बाद पेट खराब हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, ऐसी स्थिति आ जाएगी। ऐसा गंध उसका हो जाता है, ऐसा टेस्ट, उसका स्वाद बदल जाता है। तो इस तरह के जो प्रक्रियाएं होती हैं, इन्हें हम विकृत गंधिता कहते हैं या फिर
फाउल स्मेलिंग कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से आपका ये जो साइंस का बुक है मेरे हाथ में, आप जो ये देख रहे हैं साइंस का बुक, यहाँ इस बुक का पहला अध्याय समाप्त होता है और पहले अध्याय का केवल नोट्स का जो आपका जो किताब के अंदर जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ है। अभी अगला वीडियो जो मैं आपके पास डालूंगा वो इसके अंदर के प्रश्नों को डालूंगा। क्या डालूंगा? इसके अंदर के प्रश्नों को। उसके बाद इसके अभ्यास कार्य को हम प्रॉपर तरीका से करेंगे, तब जाके ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। और ये सारे करने के बाद हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी एक वीडियो इस पूरे चैप्टर का डालेंगे, जिससे आप ऑब्जेक्टिव तरह के सारे प्रश्न इस चैप्टर से कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। आपको यदि समझ नहीं आया तो दोबारा समझने के लिए आप फिर से इसको पीछे बैक करके देखने की सुविधा यूट्यूब देती है, आप देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, आप तेज करके देख सकते हैं, स्लो करके देख सकते हैं, ये सारी की सारी सुविधाएं रहती हैं। ये जो टॉपिक्स आज हम पढ़े हैं, इसके पहले के टॉपिक्स मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में वो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिया है। जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं उसकी PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और कैसे मिलेगी उसके लिए एक वीडियो हमने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन करके बना दिया है, और उसका लिंक आप अभी स्क्रीन पर अपने ऊपर चल रही इस पट्टी पे देख रहे होंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक आप देख सकते हैं और वहाँ से उस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें हमने ये भी बताया है कि आप नोट्स कैसे बना सकते हैं, आप अपना एक नोट्स कैसे बना सकते हैं अच्छा तरीके से, ताकि आपको फ़ायदा हो। ये चीज़ मैंने वहाँ बता रखा है। तो आई होप आप इसको सारी की सारी बातें आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं इस चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन आंसर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए और इसे दिल लगा के पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।